बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि मेरा 491 या 190 या 189 का इनविटेशन क्यों नहीं आ रहा। मुझे कौन सा बेसिकली वे आउट लेना चाहिए, कौन सी गाइडलाइंस या किस ट्रैक पे मुझे चलना चाहिए ताकि मुझे इनविटेशन आ जाए। ये सारे वो लोग हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर वो ऑन शोर हैं तो उन्होंने ऑब्वियसली कोर्सेज लिए, कोर्स पढ़ा। बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि वो बड़े एक्सपेंसिव कोर्सेज में होते हैं, बहुत सारा ऐसा होता है इररेलेवेंट कोर्सेज में होते हैं, एक कोर्स से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इस तरह चलते हैं। वो जो कोर्स चेंज करते रहते हैं या इररेलेवेंट कोर्सेज में जाते हैं या उन कोर्सेज में जाते हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में उनकी डिमांड नहीं होती। वो ऑब्वियसली क्राइकोस रजिस्टर में है लेकिन उसका डिमांड नहीं है जो पीआर के पर्सपेक्टिव से, तो वो उन कोर्सेज को पढ़ रहे होते हैं। बहुत अरसा पता नहीं चलता, 2-4 साल इसी तरह गुजर जाते हैं और वो ये समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो स्टे बैक पॉलिसी ठीक नहीं है या पीआर नहीं आ रही। तो आज मैं कोशिश करूंगा कुछ पर्सपेक्टिव को मैं कवर कर सकूं कि आपका अगर इनविटेशन नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा, या आपको कौन सा बिल्कुल वो लेना चाहिए ट्रैक, ताकि आपको वो कम अरसे में या एक श्योर रास्ता मिल जाए जिससे आपकी पीआर हो जाए। तो आज इस वीडियो में इस हवाले से मैं बात करूंगा। मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर माइग्रेशन एजेंट हूं। आज मैं बात कर रहा हूं सब क्लास 189, 190 और 491 के हवाले से। अगर सब क्लास 189 को देखा जाए तो ये पीआर, लेकिन इमिग्रेशन की लीस्ट प्रायोरिटी पे होती है कि आपको इनविटेशन दे। यानी आप अगर देखें अगर ये 2021 के अंदर देखें इस फिजिकल ईयर में, तो बहुत कम सीटें हैं इसके अंदर जो 189 में आ रही हैं। इसमें उन्होंने ऑनशोर भी कवर करने हैं, ऑफशोर भी कवर करने हैं, तो ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ये इनकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है। एक तो ये है, दूसरा 190 है, वो भी ऑब्वियसली ये है पीआर है लेकिन वो स्टेट नॉमिनेटेड है। अब लोग करते क्या, मिसाल के तौर पर वो ईयर रहे हैं न्यू साउथ वेल्स में और उन्होंने ईओआई कर दी जनाब, क्वींसलैंड की भी डाल दी, तस्मानिया की भी डाल दी, साउथ ऑस्ट्रेलिया की भी डाल दी। अब उनको लगा कि यार मुझे तो कोई इन्विटेशन नहीं आ रहा। अब इन्विटेशन किस तरह आए, आपने ना सिर्फ ये इसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी है जो कि फेडरल गवर्नमेंट ने पॉइंट्स बताए हैं आपको 65, बल्कि आपने स्टेट ने भी जो कंडीशंस लगाई हैं उनको भी पूरा करना है। अब ग्रेजुएट लिस्ट अलग हो सकती है, जनरल लिस्ट अलग हो सकती है, बहुत सारी स्टेट्स का वो वेरी करती हैं कौन सी कंडीशंस हैं। और जैसे जैसे आप 190 में जाते हैं तो ये स्टेट टू स्टेट कंडीशंस बहुत वेरी करते हैं। तो आपने ये देखना है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। इसका मतलब ये है कि बजाय आप 6 ईओआई करने के, आप एक वो ईओआई करें या आप वो वाली एप्लीकेशन को टारगेट करें नैरो डाउन करके जिसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप पूरा उतरते हैं और आप उस पर फोकस कर सके, उसी पे इंप्रूव कर सके। अच्छा, एक और होता है, लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी मुझे 491 नहीं लेना, मुझे 190 189 नहीं करना है। भाई आप शुरू करें, लेकिन मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोगों ने लेट्स से इसी इंतजार में 3-3 4-4 साल गुजार दिए और 190 189 की इनविटेशन नहीं आ रहा। उससे बेहतर है कि आप 491 ले लें, 491 में जाएं, जाके 491 प्रोविजनल वीजा है और एक दोस्त आपका वो 189 के इंतजार में बैठा हुआ है, लेकिन 491 आपने, या 489 था इससे पहले, तो एक आपने वो वाला अप्लाई करके एक्वायर कर लिया, आपका जो प्रोविजनल वीजा है वो अब पीआर अप्लाई करने के करीब करीब है आप, लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो बैठा हुआ है 189 190 के ऊपर, इसकी पहले पीआर हो जाएगी। मैं ये भी समझता हूं ठीक है वो रीजनल है, ये आप जहां मर्जी रह के काम कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में टाइम गुजरते पता नहीं चलता। लेट्स से आपका 491 आपने 2020 के शुरू में आपने अप्लाई किया, अब वो आ भी गया, उसके बाद 3 साल पूरे करके आपने उसको, आप चल रहे हैं 190 के लिए, सॉरी 191 के लिए, लेकिन दूसरी तरफ आप 190 या 189 के लिए बैठे रहेंगे, 2-2.5 साल बैठे रहेंगे, 3 साल बैठे रहेंगे, तो बात वहीं पे आगे रुकती है। तो एक ये है, एक लोग इसको भी देखते हैं। अच्छा, ईओआई के हवाले से बड़ा लोग उसमें गलतियां भी करते हैं। अब गलतियां क्या है ईओआई की? ईओआई में गलती ये करते हैं, लेट्स फॉर आर्गुमेंट से, इनकी स्पेशल एजुकेशन नहीं है। मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट आया कि उसकी स्पेशल एजुकेशन थी नहीं, करने वाले ने उसने खुद नहीं करवाया, किसी दोस्त ने किया है, जिसने भी किया, तो स्पेशल एजुकेशन के पॉइंट्स भी क्लेम कर दी। अब इनविटेशन भी आ गया और वीजा भी अप्लाई कर दिया। अब जब वीजा अप्लाई किया, गवर्नमेंट के पास गया, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के पास गया, तो उन्होंने कहा कि आपकी स्पेशल एजुकेशन के हमें प्रूफ दे दें। अब प्रूफ थे नहीं, की नहीं थी, क्योंकि और इन्होंने बैड इंटेंशन में नहीं किया, वो एक गलत फहमी थी
जिसकी वजह से पॉइंट क्लेम कर दिए। जब वो पॉइंट ऑब्वियसली थे नहीं, डॉक्यूमेंट थे नहीं, अंडरस्टैंडिंग थी नहीं, तो डिपार्टमेंट ने वीजा रिफ्यूज कर दिया। एक ये भी गलती होती है। अच्छा, ईओआई के अंदर ये भी गलती करते हैं, खुद से पॉइंट्स क्लेम कर लिए, पॉइंट क्लेम कर लिए, मैंने इतने साल काम किया है, मैं पॉइंट क्लेम कर लूंगा। कुछ सूरतों में आपने पॉइंट्स की असेसमेंट भी करवानी होती है। अगर आप असेसिंग बॉडी से असेसमेंट नहीं कराएंगे तो इसका यह मतलब है कि आप पॉइंट्स आपको क्लेम नहीं करने चाहिए। जो लिखा हुआ आया है उसको ज्यादा कंप्लाई किया जाता है। यानी असेसिंग बॉडी ने कहा अगर आपके 2 साल थे तो उन्होंने 1 साल अगर उसको डिडक्ट कर दिए, 1 साल को किया असेस, तो आपने वो पॉइंट क्लेम करने। ये भी गलती करते हैं। इसके अलावा गलती करते हैं, लेट्स से 3 साल की एजुकेशन है तो उसके 4 साल वाली या 6 साल वाली एजुकेशन के पॉइंट्स भी आपने क्लेम कर लिए। इसके अलावा बहुत सारी और गलतियां ईओआई के अंदर। स्टेट को जो है, व्हेन इट कम्स टू स्टेट, आप अगर न्यू साउथ वेल्स के लिए या साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए आप एलिजिबल हैं, लेट्स से, अब आपने वहां पे यूआई पे क्या किया, आपने स्टेट में लिख दिया एनी। अब वो स्टेट जब एनी हो गया तो भाई वो कम प्रायोरिटी भी आएगा। यानी कि उस पे अगर स्पेसिफिक टारगेटेड लिखा होगा कि मैं साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहा हूं, साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूं, तो उसको जल्दी पिक करेंगे। एनी के चक्कर में पड़ेंगे तो वो उसको पिक नहीं, उसको इन्विटेशन के लिए पिक नहीं करेंगे जल्दी। तो इसी तरह जो डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर की लीज प्रायोरिटी 189 है और उसके बाद 190 है, वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। 491 के लिए ज्यादा प्रायोरिटी है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो 491 की लिस्ट भी आपको बड़ी नजर आएगी। इसी उसकी 2 स्ट्रीम्स नजर आती हैं आपको, जो कि स्टेट नॉमिनेटेड है, फैमिली स्पॉन्सर्ड स्ट्रीम है। दो आपको उन्होंने स्ट्रीम भी कहा। जिसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ये चाह रही है, डिपार्टमेंट ये चाहता है कि भाई आप रीजनल एरियाज में जाएं, डेजिग्नेटेड एरिया में जाएं, वहां की जाके इकोनॉमी को जो है बूस्ट दें या वहां की जाके इकोनॉमी के अंदर वैल्यू ऐड करें। ये भी एक इन्विटेशन ना आने की वजह है। इसके अलावा जैसे मैंने पहले बात की, कोर्सेज पढ़ते रहे, डिप्लोमा लीडरशिप मैनेजमेंट पढ़ते रहे, डिप्लोमा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ते रहे। अब उसको ना तो उसकी टीआर बनती है ना पीआर बनती है। हाँ, आप उस सूरत में शायद करें अगर आपकी पहले वो बैचलर्स है। अच्छा, एक और हो सकती गलती लोग करते हैं, अब मास्टर्स में आए हैं ना, तो बैचलर्स हो सकता है उनका ऐसा हो कि उसकी बुनियाद के ऊपर आप असेसमेंट ले सके। मतलब आपने इंजीनियरिंग की हुई है, आपने इंडिया से की, पाकिस्तान से की, बांग्लादेश, कहीं से भी, तो वो 4 साल की इंजीनियरिंग है, उसकी कोशिश करके आप असेसमेंट करवा लें व्हाइल यू आर स्टडीइंग योर मास्टर्स, आपकी फिर भी इन्विटेशन आ सकता है। या आप किसी जैसे अब न्यू साउथ वेल्स का स्ट्रीम 3 खुली हुई थी, उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी वजह है। वजह जो मुझे मालूम होती है सबसे ज्यादा, वो इल प्लानिंग, लैक ऑफ गाइडेंस या मिस गाइडेंस या मिस इंटरप्रिटेशन होती है। अच्छा, इंटेंशनली कोई भी नहीं करता, आप खुद भी नहीं करते, अगला बंदा भी आपका नुकसान क्यों करेगा, तो इंटेंशनली कोई नहीं करता। एक्सपर्ट ओपिनियन ले लें, किसी लॉयर से ले लें, माइग्रेशन एजेंट से ले लें। या एक्सपर्ट ओपिनियन का मतलब ये है कि अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, ना कि किसी साथ वाले से पूछें कि भाई तूने क्या खाया था। तो हर केस अलग अलग होता है, हर केस जो है वो बेसिकली वेरी करता है फ्रॉम केस टू केस। सिनेरियो अलग अलग होते हैं। बेशक सब क्लासेस वही हैं, घुमा घुमा के 2-3 जो सब क्लासेस आपको नजर आती हैं, इसके अलावा भी है, लेकिन आपने अपने केस को रख के देखना है आप उसमें कितने फिट इन आते हैं। तो ये डिपेंड करता है केस टू केस। तो अगर आपको इस हवाले से और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपका कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।